नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं न्यूज टुडे, जिसमें हर खबर है जरूरी और हर विश्लेषण है खास। बात करते हैं मुख्य सुर्खियों की। डीआरडीओ और आईआईटी दिल्ली के शोधकर्ताओं ने क्वांटम इंटेंगलमेंट आधारित फ्री स्पेस कम्युनिकेशन में सफलता पाई। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी SIPRI ईयरबुक 2025 में परमाणु हथियार बढ़ाने की नई प्रतिस्पर्धा की चेतावनी दी गई। इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस यानी IBCA की पहली सभा आयोजित की गई। 113वां अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन यानी ILC जिनेवा में संपन्न हुआ। भारत के प्रधानमंत्री साइप्रस की यात्रा पर गए थे। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और बढ़ते हैं आज की पहली मुख्य खबर की ओर। डीआरडीओ और आईआईटी दिल्ली के शोधकर्ताओं ने क्वांटम इंटेंगलमेंट आधारित फ्री स्पेस कम्युनिकेशन में सफलता पाई। शोधकर्ताओं ने करीब 1 किलोमीटर की दूरी तक फ्री स्पेस ऑप्टिकल लिंक के जरिए क्वांटम सिक्योर कम्युनिकेशन का सफलतापूर्वक प्रदर्शन किया। इससे पहले इसरो ने 2021 में 300 मीटर से अधिक दूरी तक पहला फ्री स्पेस QKD का प्रदर्शन किया था। चलिए सबसे पहले इस प्रयोग के बारे में जानते हैं। यह प्रयोग डीआरडीओ के फ्री स्पेस क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन यानी QKD के लिए फोटोनिक तकनीकों के डिजाइन और विकास प्रोजेक्ट का हिस्सा था तथा इस प्रयोग में क्वांटम बिट त्रुटि दर यानी QBER 7% से भी कम रही। आपको बता दें कि QBER यह दर्शाता है कि भेजी गई और प्राप्त जानकारी में कितना अंतर है, यानी जानकारी को कोई तीसरा व्यक्ति गोपनीय रूप से तो प्राप्त नहीं कर रहा है। इसी के साथ यह क्वांटम साइबर सुरक्षा, लंबी दूरी की QKD और भविष्य के क्वांटम इंटरनेट में रियल टाइम अनुप्रयोगों के लिए मार्ग प्रशस्त करता है। अब प्रश्न यह उठता है कि आखिर क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन यानी QKD है क्या? तो चलिए सबसे पहले इसमें बात करते हैं संचार प्रौद्योगिकी की। यह एक क्वांटम संचार तकनीक है जो क्वांटम मैकेनिक्स अर्थात क्वांटम इंटेंगलमेंट और क्रिप्टोग्राफी पर आधारित है। आपको बता दें कि क्वांटम मैकेनिक्स विज्ञान की एक नई शाखा है जो यह बताती है कि अत्यंत सूक्ष्म कण एक ही समय में कण और तरंग दोनों जैसा व्यवहार करते हैं। तरंग एक हलचल या भिन्नता है जो ऊर्जा स्थानांतरित करती है। भौतिक विज्ञानी इसे वेव अर्थात पार्टिकल ड्यूअलिटी यानी तरंग कण द्वैत कहते हैं। बात करें इसके मुख्य सिद्धांतों की तो इसमें शामिल है क्वांटम इंटेंगलमेंट। इस प्रक्रिया में कई क्वांटम कण एक दूसरे से इस तरह जुड़े होते हैं कि एक कण की स्थिति तुरंत दूसरे कण की स्थिति को प्रभावित कर सकती है, चाहे वे कितनी भी दूरी पर हों। दूसरा है क्वांटम क्रिप्टोग्राफी। एक ऐसी एन्क्रिप्शन तकनीक है जो डेटा को इतनी सुरक्षा देती है कि उसे कोई हैक नहीं कर सकता। अगली खबर पर बढ़ने से पहले आइए इंटेंगलमेंट आधारित QKD के लाभ भी समझ लेते हैं। कार्यक्षमता के तहत यह तकनीक सुरक्षित तरीके से कुंजी यानी की साझा करने में सक्षम है, भले ही डिवाइस पूरी तरह सुरक्षित हो या परफेक्ट ना हो। इसके अलावा जासूसी का पता लगाने में अगर कोई तीसरा व्यक्ति फोटॉन्स को बीच में मापने या रोकने की कोशिश करता है तो उनकी क्वांटम अवस्था बदल जाती है, जिससे तुरंत पता चल जाता है कि जासूसी हो रही है। तथा फ्री स्पेस QKD इस तकनीक में महंगे फाइबर ऑप्टिक केबल की जरूरत नहीं होती, इसलिए यह पहाड़ी इलाकों या घनी आबादी वाले शहरों में भी आसानी से काम कर सकती है। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी SIPRI सिप्री ईयरबुक 2025 में परमाणु हथियार बढ़ाने की नई प्रतिस्पर्धा की चेतावनी दी गई। चलिए सबसे पहले मुख्य निष्कर्ष समझते हैं। पहला है वैश्विक परमाणु भंडार में गिरावट। शीत युद्ध के अंत के बाद से अब तक जितने परमाणु हथियार समाप्त किए गए हैं, नए हथियारों की संख्या उनसे कम रही है। दूसरी बात, चीन सबसे तेजी से अपने परमाणु हथियार बढ़ा रहा है। उसके पास अब कम से कम 600 परमाणु हथियार हैं। वर्तमान में भारत के परमाणु हथियारों की संख्या 172 से बढ़कर 180 हो गई है, जो पाकिस्तान के 170 से ज्यादा है। दूसरा निष्कर्ष है आधुनिकीकरण। 2024 में सभी 9 परमाणु हथियार संपन्न देशों ने अपने हथियारों को और आधुनिक बनाने का काम जारी रखा था। इसके अलावा है विस्फोटक सामग्री की स्थिति। परमाणु हथियार बनाने में विस्फोटक सामग्री के रूप में विखंडनीय सामग्री या तो अत्यधिक संवर्धित यूरेनियम यानी HEU या अलग किए गए प्लूटोनियम का इस्तेमाल किया जा रहा है। हालांकि चीन और पाकिस्तान ने अपने परमाणु हथियारों में उपयोग के लिए HEU एवं प्लूटोनियम दोनों का उत्पादन किया है। साथ ही भारत और इजराइल ने मुख्य रूप से प्लूटोनियम का उत्पादन किया है। अब उभरते हुए खतरों को देखें तो इसमें आधुनिक प्रौद्योगिकियां जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI, साइबर क्षमताएं, अंतरिक्ष परिसंपत्तियां, मिसाइल रक्षा और क्वांटम तकनीक का तेजी से विकास परमाणु हथियारों से जुड़ी नवीन चुनौतियां पैदा कर रहा है। हालांकि संकट में हथियार नियंत्रण के लिए न्यू स्टार्ट यानी
TART संधि 2026 की शुरुआत तक लागू है, परंतु वर्तमान में इसे नवीनीकृत करने या नई संधि पर बात होने की कोई संकेत नहीं है। अब बात करते हैं परमाणु अप्रसार को नियंत्रित करने वाली पहलों की। पहली परमाणु अप्रसार संधि NPT 1970 एकमात्र बाध्यकारी संधि है जो निरस्त्रीकरण को बढ़ावा देती है, लेकिन भारत, इजराइल और पाकिस्तान ने इसमें कभी हिस्सा नहीं लिया और उत्तर कोरिया 2003 में इससे हट गया। इसके अलावा व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि CTBT 1996 सभी परमाणु विस्फोटों पर रोक लगाती है, लेकिन भारत ने इस पर हस्ताक्षर नहीं किए। वहीं आंशिक परीक्षण प्रतिबंध संधि 1963 जिसे भारत ने हस्ताक्षर और अभिपुष्टि दोनों के साथ स्वीकार किया है, ये वायुमंडल, बाह्य अंतरिक्ष और जल में परीक्षणों पर रोक लगाती है। और फिर परमाणु हथियार निषेध संधि यानी TPNW 2017 परमाणु गतिविधियों पर पूरी तरह व्यापक प्रतिबंध लगाती है, लेकिन भारत ने इसे भी स्वीकार नहीं किया। इसके अलावा न्यू स्टार्ट संधि 2011 रूस और अमेरिका के बीच परमाणु हथियार नियंत्रण की द्विपक्षीय संधि है। इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस यानी IBCA की पहली सभा आयोजित की गई। IBCA की पहली सभा नई दिल्ली में आयोजित की गई। केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री श्री भूपेंद्र यादव ने इस सभा की अध्यक्षता की। साथ ही IBCA के महानिदेशक की नियुक्ति भी की गई। आपको बता दें कि यह सभा IBCA की सर्वोच्च निर्णय निर्माणकारी संस्था है। इसकी प्रत्येक 2 वर्षों में कम से कम एक बार बैठक आयोजित होती है। चलिए खबर की शुरुआत करते हैं और IBCA के बारे में जानते हैं। यह कई देशों और कई एजेंसियों का एक सामूहिक गठबंधन है। इसमें 95 ऐसे देश शामिल हैं जहां बड़ी बिल्ली प्रजातियां पाई जाती हैं और कुछ ऐसे देश भी हैं जो बड़ी बिल्लियों के संरक्षण में रुचि रखते हैं। इन बड़ी बिल्लियों में बाघ, शेर, तेंदुआ, हिम तेंदुआ, चीता, जैगुआर और प्यूमा शामिल हैं। बात करें इसकी उत्पत्ति की तो IBCA को भारत के प्रधानमंत्री ने 2023 में लॉन्च किया था। इसे प्रोजेक्ट टाइगर के 50 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रम के दौरान लॉन्च किया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य बड़ी बिल्लियों के संरक्षण हेतु सर्वोत्तम पद्धतियों को साझा करने के लिए एक समर्पित मंच की स्थापना करके सहयोग एवं समन्वय को बढ़ावा देना है। इसके संस्थापक सदस्यों में 16 देश शामिल हैं, जैसे आर्मेनिया, बांग्लादेश, भूटान, कंबोडिया, मिस्र, इथियोपिया, इक्वाडोर, भारत, केन्या, मलेशिया, मंगोलिया, नेपाल, नाइजीरिया, पेरू, सूरीनाम और युगांडा। खास बात यह है कि भारत इसका मेजबान देश है और यहाँ इसका सचिवालय भी है। खबर के अंत में आइए बड़ी बिल्लियों और उनके पर्यावासों की सुरक्षा का महत्व भी समझ लेते हैं। यह जैव विविधता की रक्षा करता है, अर्थात कीस्टोन प्रजाति के रूप में बड़ी बिल्लियां पारिस्थितिक तंत्र को संतुलित करती हैं और जैव विविधता की रक्षा करती हैं। दूसरा, जलवायु परिवर्तन शमन। बड़ी बिल्लियों के पर्यावासों के संरक्षण से वनों, जल स्रोतों और कार्बन सिंक की सुरक्षा होती है। इससे जलवायु परिवर्तन के प्रभावों से निपटने में सहायता मिलती है और इसके अलावा यह अर्थव्यवस्था में भी योगदान देता है, जिससे आजीविका के अवसर उपलब्ध होते हैं और इको टूरिज्म को बढ़ावा मिलता है। 113वां अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन यानी ILC जिनेवा में संपन्न हुआ। अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन ILC अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO की वार्षिक बैठक है। चलिए 113वें सम्मेलन की मुख्य उपलब्धियों पर एक नजर डालते हैं। पहली है कार्य परिवेश में जैविक खतरों पर कन्वेंशन। 2025 की कन्वेंशन संख्या 192 को अपनाया गया। यह कार्य परिवेश में जैविक खतरों से निपटने वाला पहला अंतर्राष्ट्रीय समझौता है। इस कन्वेंशन में सदस्य देशों से व्यवसाय की प्रकृति की वजह से कर्मचारियों की सुरक्षा और स्वास्थ्य पर राष्ट्रीय नीतियां बनाने तथा जैविक खतरों की रोकथाम एवं सुरक्षा से संबंधित उपाय अपनाने की सिफारिश की गई है। दूसरी है सामुद्रिक श्रम कन्वेंशन 2006 यानी मैरीटाइम लेबर कन्वेंशन MLC में संशोधन को मंजूरी देना। संशोधन के तहत नाविकों को अपने जहाज से बाहर समय व्यतीत करने यानी शोर लीव और स्वदेश वापसी के अधिकार देने के प्रावधान किए गए हैं। साथ ही इसमें नाविकों को प्रमुख श्रमिक यानी की वर्कर्स के रूप में मान्यता देने की भी मांग की गई है। आपको बता दें कि सामुद्रिक श्रम कन्वेंशन बाध्यकारी अंतर्राष्ट्रीय कानून है। ये जहाजों पर सभी नाविकों के लिए न्यूनतम कार्य दशाएं मानक और न्यूनतम जीवन स्तर मानक उपलब्ध कराना सुनिश्चित करता है। भारत ने 2015 में इस कन्वेंशन की अभिपुष्टि की थी। साथ ही इस कन्वेंशन में प्लेटफॉर्म आधारित अर्थव्यवस्था में सम्मानित कार्य सुनिश्चित करने को लेकर पहली बार मानक निर्धारित करने पर चर्चा की गई थी। ये चर्चा डिजिटल प्लेटफॉर्म से जुड़े कामगारों के अधिकारों और कार्यदशाओं को बेहतर बनाने की दिशा में अहम कदम है।
फिर है अनौपचारिक कार्य को कम करने पर संकल्प। अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन ने अनौपचारिक कार्य को कम करने और औपचारिक कार्य को अपनाने को समर्थन देने के लिए एक संकल्प अपनाया है। इस संकल्प में विशेष रूप से अनौपचारिक क्षेत्र के कामगारों के लिए कार्य दिशाओं में सुधार, सामाजिक सुरक्षा कवरेज का विस्तार और सम्मानित कार्य सुनिश्चित करने हेतु तत्काल कार्यवाही की सिफारिश की गई है। अन्य उपलब्धियां देखें तो 2025 में दोहा में आयोजित होने वाले द्वितीय सामाजिक विकास के लिए विश्व शिखर सम्मेलन में ILO के त्रिपक्षीय योगदान को औपचारिक रूप से मंजूरी दी गई। अब सामाजिक न्याय के लिए वैश्विक गठबंधन भी देख लेते हैं। 113वें अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन के साथ वार्षिक फोरम सामाजिक न्याय के लिए वैश्विक गठबंधन यानी ग्लोबल कोalition फॉर सोशल जस्टिस की दूसरे संस्करण का भी आयोजन जिनेवा में हुआ। ये अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन द्वारा 2023 में शुरू की गई एक पहल है। इसका उद्देश्य नीति और कार्यवाही में सुसंगतता के माध्यम से सामाजिक न्याय को आगे बढ़ाने के लिए वैश्विक, क्षेत्रीय और राष्ट्रीय हितधारकों को एक साथ लाना है। भारत के प्रधानमंत्री साइप्रस की यात्रा पर गए थे। पिछले 23 वर्षों में पहली बार कोई भारतीय प्रधानमंत्री साइप्रस की राजकीय यात्रा पर गए थे। इस ऐतिहासिक यात्रा के दौरान भारत साइप्रस ने व्यापक साझेदारी के कार्यान्वयन पर संयुक्त घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए। भारत के प्रधानमंत्री को साइप्रस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ मकारियोस 3 से सम्मानित किया गया। तो चलिए सबसे पहले भारत साइप्रस संयुक्त घोषणा पत्र के प्रमुख बिंदु जानते हैं। दोनों देशों ने संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अनुसार नियम आधारित अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था के प्रति अपना समर्थन दोहराया तथा दोनों देशों ने साइप्रस समस्या यानी साइप्रस क्वेश्चन के पूर्ण और स्थायी समाधान हेतु संयुक्त राष्ट्र की मध्यस्थता में वार्ता फिर से शुरू करने की अपनी प्रतिबद्धता जताई। आपको बता दें कि साइप्रस ने भारत में सीमा पार आतंकवादी हिंसा की निंदा की और हाल ही में पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले की कड़े शब्दों में आलोचना की। अब प्रश्न यह उठता है कि भारत के लिए साइप्रस क्यों महत्वपूर्ण है। सबसे पहला कारण है तुर्की पाकिस्तान गठजोड़ को प्रति संतुलित करना। भारत के प्रधानमंत्री की साइप्रस यात्रा पाकिस्तान को कूटनीतिक रूप से अलग थलग करने की भारत की व्यापक रणनीति का हिस्सा है। आपको बता दें कि तुर्की ने कश्मीर मुद्दे पर पाकिस्तान का समर्थन किया है और उसने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी पाकिस्तान का पक्ष लिया था। दूसरा, यूरोप का प्रवेश द्वार। साइप्रस भारत यूरोप को जोड़ने वाले ऊर्जा गलियारे का हिस्सा है। साथ ही वह भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारे यानी IMEC के माध्यम से पूर्व पश्चिम कनेक्टिविटी को भी सशक्त बना सकता है। बात करें प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी FDI की तो 2000 से 2025 के बीच साइप्रस ने भारत में कुल 14.65 अरब अमेरिकी डॉलर का निवेश किया था। इस तरह साइप्रस भारत में निवेश करने वाले शीर्ष 10 देशों में शामिल है। इनके अलावा भारत यूरोपीय संघ संबंधों को मजबूत बनाने में योगदान। 2026 में साइप्रस यूरोपीय संघ यानी EU की परिषद की अध्यक्षता करेगा। इससे साइप्रस यूरोपीय संघ के भीतर भारत के हितों को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। गौरतलब है कि EU के सदस्य देश यूरोपीय संघ की परिषद की बारी बारी से अध्यक्षता करते हैं। वहीं अन्य दृष्टि से महत्व को देखें तो साइप्रस भारत को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता तथा परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह यानी NSG की सदस्यता के लिए समर्थन देता रहा है। चलिए अब यह जानना भी जरूरी है कि साइप्रस समस्या क्या है। साइप्रस पूर्वी भूमध्य सागर में तुर्की और सीरिया के निकट स्थित द्वीपीय देश है। यह भौगोलिक रूप से एशिया में होने के बावजूद यूरोपीय संघ यानी EU का सदस्य है। साइप्रस को 1960 में ब्रिटिश शासन से स्वतंत्रता मिली थी, परंतु 1974 से यह द्वीप तुर्की समर्थित उत्तरी साइप्रस और रिपब्लिक ऑफ साइप्रस में बटा हुआ है। इसे ही साइप्रस समस्या कहा जाता है। हालांकि भारत इस समस्या के समाधान के रूप में संयुक्त राष्ट्र संकल्पों पर आधारित द्विक्षेत्रीय और द्वि सामुदायिक संघीय प्रणाली यानी बाय जोनल एंड बाय कम्युनल फेडरेशन का समर्थन करता है। चलिए बुलेटिन के आखिर में बढ़ते हैं आज की संक्षिप्त सुर्खियों की तरफ। भारत के रजिस्ट्रार जनरल की हालिया अधिसूचना के अनुसार देश में जनगणना वर्ष 2027 में कराई जाएगी। यह अधिसूचना जनगणना अधिनियम 1948 के अंतर्गत जारी की गई है। भारत के रजिस्ट्रार जनरल और जनगणना आयुक्त केंद्रीय गृह मंत्रालय के तहत कार्य करता है। रक्षा मंत्रालय की डिफेंस साइबर एजेंसी ने साइबर सुरक्षा अभ्यास साइबर सुरक्षा की शुरुआत की। यह एक व्यापक साइबर सुरक्षा अभ्यास है। इस अभ्यास का उद्देश्य राष्ट्रीय साइबर तंत्र को मजबूत करना है। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO की विश्व स्वास्थ्य सभा WHA ने सर्वसम्मति से त्वचा रोगों का वैश्विक लोक स्वास्थ्य प्राथमिकता के रूप में मान्यता देने वाला संकल्प अपनाया।
25,000 करोड़ रुपए की अधिसूचित राशि के लिए आयोजित सरकारी स्विच नीलामी में भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई ने लगभग 9,000 करोड़ रुपए स्वीकार किए। यह प्रक्रिया 2019 में आरबीआई द्वारा भारत सरकार की ओर से शुरू की गई थी। भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण यानी TRAI ने पीएम वाणी योजना के तहत पब्लिक डेटा ऑफिस PDO के लिए रिटेल ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी पर दूरसंचार प्रशुल्क आदेश 2025 जारी किया। पीएम वाणी योजना को 2020 में भारत सरकार के दूरसंचार विभाग द्वारा शुरू किया गया। जनजातीय मामलों के मंत्रालय ने सबसे बड़ा जनजातीय सशक्तिकरण अभियान शुरू किया। इस अभियान के तहत देश भर में गांव और बस्तियों के स्तर पर शिविर लगाए जा रहे हैं। इसका उद्देश्य जनजातीय लोगों को जरूरी सरकारी सुविधाओं और अधिकारों का लाभ प्रदान करना है। गोवा शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा भारतीय तटरक्षक बल यानी ICG के लिए निर्मित 5वां FPV अचल लॉन्च किया गया। ये 8 FPVs की श्रृंखला में से 5वां FPV है। भोपाल स्थित ICAR NIHSAD को विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन WOAH और संयुक्त राष्ट्र FAO द्वारा कैटेगरी A रिंडरपेस्ट होल्डिंग फैसिलिटी के रूप में मान्यता दी गई है। सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स CDOT ने अपने समर्थ कार्यक्रम के तहत 18 स्टार्टअप्स को अनुदान दिया है। CDOT संचार मंत्रालय के दूरसंचार विभाग का दूरसंचार अनुसंधान एवं विकास केंद्र है। जाने से पहले आपकी समझ की परीक्षा के लिए डालते हैं एक नजर हमारे स्पेशल सेगमेंट प्रश्नोत्तरी पर। हमसे जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद। उम्मीद है न्यूज़ टुडे का यह बुलेटिन आपको पसंद आया होगा। न्यूज़ टुडे की PDF को डाउनलोड करने के लिए और आज की क्विज के उत्तर के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक्स पर क्लिक कीजिए।